जय हिंद दोस्तों। यूनिवर्स एआई में आप सभी का स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स के समंदर में एक गहरी डुबकी लगाने वाले हैं। हम उन सभी घटनाओं को डिकोड करेंगे जो यूपीएससी, बीपीएससी और दूसरी स्टेट पीसीएस परीक्षाओं का भविष्य तय कर सकती हैं। देखिए, हम सिर्फ फैक्ट्स को रटने नहीं वाले, बल्कि 3D मैपिंग और एग्जाम ओरिएंटेड डिकोडिंग के जरिए पूरे सिलेबस को एक दूसरे से जोड़कर देखेंगे, ताकि ये समझ सकें कि सब कुछ आपस में कैसे जुड़ा हुआ है। हमारे खास फोकस एरियाज होंगे पर्यावरण, विज्ञान और टेक्नोलॉजी, खेल और हाँ, ग्लोबल गवर्नेंस। तो चलिए इस ज्ञान की यात्रा को शुरू करते हैं। स्लाइड हमें एक झलक देती है उन ग्लोबल सम्मानों की जो आजकल के कल्चरल और टेक्निकल ट्रेंड्स को दिखा रहे हैं। सबसे पहले टाइम मैगजीन अवार्ड्स 2025 पर नजर डालते हैं। पर्सन ऑफ द ईयर हैं एआई के वास्तुकार। ये अपने आप में बताता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी दुनिया को कितनी तेजी से बदल रही है ना? सीईओ ऑफ द ईयर हैं यूट्यूब के नील मोहन और एथलीट ऑफ द ईयर हैं अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी अंजा विल्सन। अच्छा, अब आता है ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर, रिस्बेट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कोई ऐसा ऑनलाइन कंटेंट जो जानबूझकर गुस्सा या कोई तीखी प्रतिक्रिया भड़काने के लिए बनाया गया हो। अब सोचिए, ये परीक्षा के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि ये सीधे जीएस पेपर 3 में डिजिटल गवर्नेंस और साइबर एथिक्स जैसे टॉपिक से जुड़ जाता है। चलिए अब वैश्विक सम्मानों से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन भविष्य के लिए क्या लक्ष्य तय कर रहे हैं। यूएनओ का जो विजन 2026 है, वो 3 बहुत ही जरूरी एरिया पर फोकस्ड है। पहला, महिला किसान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो खेती में महिलाओं के जबरदस्त योगदान को सम्मान देता है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय चारगाह भूमि और पशुपालक वर्ष जो हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए आप जानते हैं बहुत जरूरी है। और तीसरा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए स्वयं सेवकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। और हाँ, यहाँ एक खास एग्जाम टिप है। ये तीनों थीम्स सीधी जीएस पेपर 1 में सोसाइटी और जीएस पेपर 3 में एग्रीकल्चर से जुड़ती हैं, तो इनकी अहमियत को समझना बहुत जरूरी है। ये स्लाइड भारत की फॉरेन पॉलिसी को एक्शन में दिखाती है। ऑपरेशन सागर बंधु ये सिर्फ एक बचाव अभियान नहीं था दोस्तों, ये डिप्लोमेसी का एक बहुत पावरफुल प्रदर्शन था। इसका मकसद था फेंगल चक्रवात से तबाह हुए श्रीलंका की मदद करना। वैसे इस चक्रवात का नाम यमन ने दिया था। स्ट्रेटेजिक तौर पर देखें तो यह ऑपरेशन भारत की नेबरहुड फर्स्ट और सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, इन दोनों नीतियों का एक जीता जागता उदाहरण है। यह दिखाता है कि मुश्किल समय में भारत हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ खड़ा रहता है। तो वैश्विक परिदृश्य से अब हम उस एरिया की तरफ बढ़ते हैं जो इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी को ड्राइव करता है, यानी विज्ञान और पर्यावरण। चलिए इस फील्ड में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुए हैं उन पर एक नजर डालते हैं। ये स्लाइड हमें बताती है कि साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की कैसे हर सीमा को पार कर रही है। ग्लोबल लेवल पे देखें तो स्पेस ट्रैवल अब और भी ज्यादा समावेशी हो रहा है, जैसा कि जर्मन इंजीनियर मिकाएला बियोन्स के पहली व्हीलचेयर यात्री बनने से साफ पता चलता है। वहीं चीन की पहली वायरलेस ट्रेन हमें ट्रांसपोर्ट के भविष्य की एक झलक दे रही है। और राष्ट्रीय स्तर पर भारत भी किसी से पीछे नहीं है। तिरुवनंतपुरम में भारत का पहला प्राइवेट सेक्टर नेविगेशन हब एसीएन आत्मनिर्भरता की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। और 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, जिसकी थीम विज्ञान से समृद्धि है, ये दिखाता है कि हम साइंटिफिक सोच को बढ़ावा देने के लिए कितने कमिटेड हैं। अब बात करते हैं हेल्थ के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू की, पारंपरिक चिकित्सा। डब्ल्यूएचओ का दूसरा वैश्विक शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ, जिसे डब्ल्यूएचओ और आयुष मंत्रालय ने मिलकर होस्ट किया। इसकी मेन थीम थी संतुलन की बहाली, जो पारंपरिक ज्ञान को मॉडर्न साइंस से जोड़ने पर फोकस थी। आपको बता दूं, पहला शिखर सम्मेलन 2023 में गुजरात में हुआ था। लेकिन यहां सबसे जरूरी बात है इसका खास डिप्लोमेटिक नतीजा। भारत और क्यूबा के बीच आयुर्वेद सहयोग पर एक एमओयू साइन हुआ, जो ट्रेडिशनल मेडिसिन के फील्ड में ग्लोबल सहयोग का एक बेहतरीन उदाहरण है। पर्यावरण और इकोलॉजी के नजरिए से देखें तो रामसर संधि एक मील का पत्थर है। इस स्लाइड पर इसका पूरा टाइमलाइन साफ साफ दिया गया है। 1971 में ईरान में इस पर साइन हुए, 1975 में ये दुनिया भर में लागू हुई और अपना देश भारत 1982 में इसका हिस्सा बना। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि रामसर साइट्स की संख्या के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पे है। ये हमारी वेटलैंड्स की रिचेस और उन्हें बचाने के हमारे कमिटमेंट को दिखाता है। इस मैप एनालिसिस से हमें भारत की रामसर साइट्स की लेटेस्ट जानकारी मिलती है। लिस्ट में 2 नई साइट्स जुड़ गई हैं, एक राजस्थान की सिलीसेट झील और दूसरी छत्तीसगढ़ का कोपरा जलाशय। और इसी के साथ भारत में अब टोटल रामसर साइट्स की संख्या हो गई है 96। राज्यों की बात करें तो तमिलनाडु 20 साइट्स के साथ टॉप पर है,
लेकिन रुकिए, यहाँ एक और बड़ा अपडेट है जो हमारी समुद्री बायोडायवर्सिटी के लिए बहुत जरूरी है। राष्ट्रीय कोरल रीफ अनुसंधान केंद्र अब अंडमान निकोबार में स्थापित किया जाएगा। चलिए अब जरा मैदान में उतरते हैं और खेल कूद की दुनिया में भारत और दुनिया की कुछ बड़ी उपलब्धियों पर नजर डालते हैं। तो हॉकी के मैदान से कुछ जरूरी अपडेट्स हैं। ये मैट्रिक्स हमें हाल ही के 3 बड़े टूर्नामेंट्स का एकदम क्लियर ब्यौरा देता है। पुरुषों के जूनियर विश्व कप में जर्मनी विनर रहा, जबकि महिलाओं के टूर्नामेंट में नीदरलैंड्स ने बाजी मार ली। और वहीं जो प्रतिष्ठित आजलान शाह कप है उसमें बेल्जियम विजेता बना और भारत उप विजेता रहा, जो कि एक मजबूत प्रदर्शन माना जाएगा। अब कुछ शानदार राष्ट्रीय कीर्तिमानों पर आते हैं। स्क्वॉश में भारत ने विश्व कप जीतकर इतिहास रच दिया और ऐसा करने वाला पहला एशियाई देश बन गया। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने 67 मेडल्स के साथ अपना दबदबा बनाए रखा। और अगर भविष्य की ओर देखें तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला एडिशन 2026 में तमिलनाडु में होगा, जिसका शुभंकर यानी मैस्कॉट होगा गौरवीर, जो समावेशिता और खेल भावना का प्रतीक है। तो इन सब 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस, 3 दिसंबर मेधा दिवस, 4 दिसंबर नौसेना दिवस, 6 दिसंबर महापरिनिर्वाण दिवस, 7 दिसंबर झंडा दिवस, 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस, 16 दिसंबर विजय दिवस, 23 दिसंबर राष्ट्रीय किसान दिवस, 25 दिसंबर सुशासन दिवस और 26 दिसंबर वीर बाल दिवस। साहित्य और आत्मकथाओं से अक्सर सवाल पूछे ही जाते हैं, क्योंकि ये आजकल के विचारकों और सामाजिक मुद्दों को दर्शाते हैं। तो यहाँ 4 खास किताबें हैं जिन पर ध्यान देना ही होगा। इट्स ईजी टू बी हेल्दी, इसे लिखा है भालार का अरोश ने। द 11th आवर सलमान रुश्दी की किताब है। ब्रश विथ लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी, ये सतीश गुजराल की है। और मदर मैरी कम्स टू मी, इसे लिखा है अरुंधति रॉय ने। अब आते हैं असली मुद्दे पर, यानी परीक्षा केंद्रित विश्लेषण पर। सिर्फ फैक्ट्स जानना काफी नहीं है, हमें यह समझना होगा कि एग्जामिनर सवाल कैसे बना सकता है। रॉ फैक्ट्स के हिसाब से देखें तो रामसर क्रोनोलॉजी, WHO की थीम्स और नए मैस्कॉट जैसे टॉपिक बहुत ज्यादा संभावित हैं, लेकिन हमें कुछ सवालों के जाल से भी सावधान रहना होगा। पहला है स्टेटमेंट ट्रैप। जैसे यूपीएससी ये स्टेटमेंट दे सकता है कि भारत 1971 से रामसर संधि का मूल हस्ताक्षर करता है, जो कि सरासर गलत है। सही जवाब क्या है? 1982। दूसरा है मैच द फॉलोइंग। जैसे गौरवीर मैस्कॉट को उसके खेल से जोड़ने का सवाल आ सकता है। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, वो है कॉन्सेप्चुअल लिंकेज, जहां WHO समिट की थीम को SDG 3 गुड हेल्थ के साथ जोड़कर मेंस परीक्षा में जवाब लिखने को कहा जा सकता है। यही एनालिटिकल समझ आपको दूसरों से आगे ले जाएगी। अब जरा इस पर गौर कीजिए। 2025-26 का जो ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, वो एक तरह से सेंटर पॉइंट बन गया है। अब चाहे वो साइट्स जैसी वन्यजीव संधि हो, या रूस के साथ हमारा आरियलॉस जैसा लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट, या फिर अपने देश में बना DHRU-64 माइक्रो प्रोसेसर हो, ये सब अलग अलग चीजें नहीं हैं। ये सब एक ही बड़ी ग्लोबल तस्वीर के अलग अलग पजल पीसेस हैं जो एक दूसरे पर असर डालते हैं। तो इस इंटरकनेक्टेड दुनिया को और बेहतर समझने के लिए अब हम हर विषय में थोड़ा और गहराई से उतरेंगे। हम पर्यावरण, विज्ञान, सुरक्षा और अर्थव्यवस्था जैसे हर एरिया को एक-एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पर्यावरण और पारिस्थितिकी की। यहाँ कुछ बहुत ही जबरदस्त अपडेट्स हैं। मध्य प्रदेश में NH45 पर भारत की पहली वाइल्ड लाइफ सेफ सड़क बनाई जा रही है, जो एक बहुत बड़ी बात है। वहीं तमिलनाडु सरकार ऊद बिलाव यानी ऑटर के संरक्षण के लिए एक स्पेशल प्रोजेक्ट चला रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट, भारत में 2 नए रामसर स्थल जुड़ गए हैं, राजस्थान की सिलीसेड़ झील और छत्तीसगढ़ का कोपरा जलाशय। इसके साथ ही अब कुल संख्या 96 हो गई है, ये याद रखिएगा। अब चलिए जरा मैप पर चलते हैं और देखते हैं ये जगह है कहाँ। ये देखिए, राजस्थान में सरिस्का टाइगर रिजर्व के पास है सिलीसेड़ झील, और यहाँ छत्तीसगढ़ में महानदी बेसिन के एरिया में है कोपरा जलाशय। ज्योग्राफी को करंट अफेयर्स से ऐसे ही कनेक्ट करना है, तभी बात बनेगी। अब बात साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, और यहाँ तो भारत में कमाल ही कर दिया है। सीडैक ने ध्रुव 64 बनाया है, जो भारत का पहला अपना 64 बिट का ड्यूल कोर माइक्रोप्रोसेसर है। ये आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। इसके अलावा दुनिया का सबसे छोटा रोबोट भी बना है, और नई दिल्ली में ISF 2025 यानी विज्ञान महोत्सव होने वाला है, जिसकी थीम भी आत्मनिर्भर भारत के लिए विज्ञान है। और भारत की वैज्ञानिक प्रगति की कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। जरा अंटार्कटिका में हमारी यात्रा को देखिए।
1983 में दक्षिण गंगोत्री से शुरू हुई, फिर 1989 में मैत्री, 2012 में भारती, और अब हमारा अगला लक्ष्य है 2032 तक मैत्री 2 स्टेशन को तैयार करना। ये हमारे लॉन्ग टर्म साइंटिफिक विजन को दिखाता है। अब आते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रशासन से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों पर। भारत और रूस के बीच रेलो समझौता हुआ है, जो हमारी मिलिट्री लॉजिस्टिक्स के लिए बहुत ही जरूरी है। साथ ही अग्निवीरों के लिए CAPF में ग्रुप C पदों पर जो रिजर्वेशन था उसे 10% से बढ़ाकर सीधा 50% कर दिया गया है। और हां, हरियाणा ने हांसी को अपना 23वां जिला भी बना दिया है। अब आते हैं अर्थव्यवस्था पर, और यहाँ एक ऐसी हकीकत है जिसे समझना बहुत जरूरी है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026 बताती है कि भारत में जो टॉप के 10% लोग हैं, उनके पास देश की 65% दौलत है, और वहीं जो नीचे की 50% आबादी है, उसके पास सिर्फ 2% संपत्ति है। ये आंकड़ा हमें सरकारी नीतियों को समझने का एक कॉन्टेक्स्ट देता है। तो सवाल उठता है, इस असमानता से निपटने और देश में पैसा लाने के लिए क्या हो रहा है? यहीं पर सरकार का मैक्रो लेवल एक्शन सामने आता है। बीमा अधिनियम 2025 में बड़े बदलाव किए गए हैं। जहां पहले FDI सिर्फ 74% थी, अब उसे 100% कर दिया गया है। और नेट ओन्ड फंड्स की शर्त भी 5,000 करोड़ से घटाकर 1,000 करोड़ कर दी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ सके। तो वो था मैक्रो। ठीक है, अब तक हमने सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए। अब वो सेक्शन आता है जिसका हम सबको इंतजार रहता है। एग्जाम में इसका इस्तेमाल कैसे करना है? चलिए शुरू करते हैं। तो असली खेल है इन सभी डॉट्स को जोड़ने का, खासकर GS पेपर 2 और 3 के लिए। संपत्ति की असमानता एक बड़ी समस्या है, ठीक है? तो सरकार इसे 2 तरफ से टैकल कर रही है। एक मैक्रो लेवल पर, जैसे बीमा में 100% FDI, और दूसरा माइक्रो लेवल पर, जैसे राज्यों की कल्याणकारी योजनाएं। ये दोनों मिलकर एक पूरा समाधान बनाते हैं। एक और बहुत जरूरी बात, आपको यह समझना होगा कि UPSC और BPSC या दूसरे स्टेट PCS के सवालों में फर्क क्या है। UPSC आपसे साइट संधि के असर या DHRU 64 की तकनीकी बारीकियों जैसे एनालिटिकल सवाल पूछेगा। वहीं BPSC और बाकी स्टेट एग्जाम में सीधे फैक्ट्स आते हैं, जैसे योजना में कितने पैसे मिलते हैं, नया जिला कौन सा बना या किसकी नियुक्ति हुई। चलिए अब फटाफट एक छोटा सा क्विज हो जाए, देखते हैं आपको कितना याद है। पहला सवाल, भारत के नए अंटार्कटिक रिसर्च स्टेशन मैत्री 2 को पूरा करने का टारगेट ईयर क्या है? सोचिए। सही जवाब है 2032। दूसरा सवाल, CDAC ने जो भारत का पहला स्वदेशी 64-बिट माइक्रो प्रोसेसर बनाया है, उसका नाम क्या है? और इसका सही जवाब है DHRU V64। और आखिरी सवाल, भारत ने री-लॉस एग्रीमेंट किस देश के साथ साइन किया है? बिल्कुल सही, इसका जवाब है रूस। बहुत बढ़िया। मान लीजिए मेंस में इंक्लूसिव ग्रोथ यानी समावेशी विकास पर सवाल आ गया, तो एक शानदार जवाब कैसे लिखना है, ये रहा उसका फ्रेमवर्क। शुरुआत कीजिए वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट के डेटा से। बॉडी में बिहार की योजना जैसे माइक्रो और 100% FDI जैसे मैक्रो, दोनों उपायों के उदाहरण दीजिए। और आखिर में ISF 2025 की थीम को जोड़ते हुए टेक्नोलॉजी और सामाजिक विकास के विजन के साथ अपना जवाब खत्म कीजिए। चलिए, अब इस सेशन को खत्म करने से पहले कुछ और जरूरी फैक्ट्स पर एक तेज नजर डाल लेते हैं। ये प्रीलिम्स के लिए बहुत काम के हैं। फटाफट देखते हैं। स्पोर्ट्स में भारत ने स्क्वॉश वर्ल्ड कप जीता। अवार्ड्स में टर्नर प्राइज 2025 स्कॉटिश कलाकार नेना कालू को मिला है। हेल्थ इंडेक्स की बात करें तो डायबिटीज के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है। और अपॉइंटमेंट्स में इराक के पूर्व राष्ट्रपति बरहम सालेह UNHCR के नए प्रमुख बन गए हैं। और जाने से पहले एक सबसे जरूरी बात याद रखिएगा, सफलता की असली चाबी है कंसिस्टेंसी। बार बार रिवीजन करना ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। और हमेशा हमेशा करंट अफेयर्स को अपने स्टैटिक सिलेबस से जोड़कर पढ़िए। यही वो चीज है जो आपको बाकियों से आगे लेकर जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।